Good morning students. Today we are going to start chapter 5 laws of motion. This is the chapter of unit 3, third unit start. Earlier we have covered kinematics. There were two chapters in kinematics, motion in a straight line and motion in a plane. So after covering that unit kinematics, we now start unit 3 chapter 5 laws of motion. So students, initially I told you that this mechanics is of two types, kinematics, which we have covered, and dynamics. So this chapter is covered under this category of branch of mechanics, dynamics. So dynamics के अंदर ये चैप्टर आता है. मैंने आपको रिवाइज्ड सिलेबस और डिलीटेड पार्ट ऑफ द सिलेबस ऑलरेडी ग्रुप में भेजा हुआ है, तो मैं आपको साथ साथ ये बताता रहूँगा कि कौन कौन से टॉपिक इसमें नहीं हैं. इस चैप्टर में इस बिगिनिंग में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और इनर्शिया डिलीट हुआ है. ओके, तो उसको हम करेंगे, लेकिन एग्जामिनेशन में क्वेश्चन उसमें से नहीं पूछा जाएगा, तो वो मैं आपको बता दूंगा, आप नोट करते रहना. तो लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट फ्रॉम द फोर्स. सो नाउ व्हाट इज दिस force? In class 9th you have already done this force is basically an external effect. And we talk about the external force. If some force is applied on a body, then it changes or tries to change the position of object. External effect which changes or tries to change the position, of a body. Okay, so this what is the meaning of changes or try to change the position? Position means suppose a body is at rest. Suppose this is horizontal surface, राइट ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इस पे हमारा कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, राइट. सो जब हम इसको पुल करेंगे, फोर्स लगाएंगे, मतलब बेसिकली क्या होता है, एक्सटर्नल इफेक्ट होता है. एक्सटर्नल इफेक्ट एज पुश और पुल. एक्सटर्नल इफेक्ट एज पुश और पुल विच चेंजेस और ट्राइज टू चेंज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट. मतलब अगर फोर्स को पुल और पुश की फॉर्म में लगाएंगे तो क्या हो सकता है, बॉडी ये रेस्ट में थी, इसमें मोशन हो सकता है, तो हम कहेंगे कि इसका पोजीशन चेंज हो गया. और अगर कोई बॉडी मोशन में होती है, इफ़ ए बॉडी इज मूविंग, देन वी कैन अप्लाई फोर्स टू ब्रिंग इट टू द रेस्ट. ओके, ट्राई टू चेंज द पोजीशन का मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो मोशन में आ सकती है, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो रेस्ट में आ सकती है. अगर कोई बॉडी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है तो उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज किया जा सकता है. और अगर किसी बॉडी पर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाया जाए, तो वो उसकी शेप को भी चेंज कर सकता है. ओके, दैट इज कॉल्ड द डिफॉर्मिंग फोर्स. सो उसका हम बाद में डिस्कशन करेंगे. अभी आप यही जान लो कि आपने पिछली जो यूनिट थी उसमें हमने बॉडी की मोशन को डिस्कस किया था. हमने वहाँ पर वेलोसिटी को डिस्कस किया, एक्सेलरेशन को डिस्कस किया, डिस्प्लेसमेंट को, टाइम को. जो कॉज होता है मोशन का वो डिस्कस नहीं किया गया था क्योंकि वो काइनेमेटिक्स थी. यहाँ पर हम इस कॉज को डिस्कस करेंगे और कॉज जो है वो फोर्स है. मतलब फोर्स को ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं, दिस इज द कॉज ऑफ मोशन और रेस्ट. मतलब किसी बॉडी के रेस्ट में आने के लिए भी ये जिम्मेदार है फोर्स, और बॉडी के मोशन में आने के लिए भी जिम्मेदार है फोर्स. तो मतलब क्या होगा, अगर किसी बॉडी का मैकेनिक्स डिस्कस करना है तो हमें फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा, फोर्स तो चाहिएगा. ओके, सो दिस फोर्स हैज सिंबल कैपिटल F or any other alphabet is also used, capital F, SI unit, Newton, CGS unit, dyne. 1 Newton is equal to 10 raised power 5 dyne. There is another unit of force, that is gravitational unit, that is kilogram weight.
1 किलोग्राम वेट इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन, बिकॉज जी का वैल्यू कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जी की वैल्यू होती है। तो स्टूडेंट्स फोर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स आर इन द नेचर। काफ़ी सारे फोर्सेस आप देखते हैं। सपोज कार इज मूविंग ऑन द रोड, you push the accelerator pedal of the car, then its velocity increases, so you apply force on the accelerator pedal, okay, so velocity increases, we say force is applied. In order to reduce the speed of car, brake pedal is pushed, so when brake pedal is pushed then motion is reduced and body comes to rest. तो मतलब कहने का ये हो गया कि बॉडी में मोशन प्रोड्यूस करना है या किसी मूविंग बॉडी को रोकना है, ओके, या किसी बॉडी की मोशन की डायरेक्शन को चेंज करना है, तो हमें फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। और इस चैप्टर में और आगे जितने भी मैकेनिक्स के चैप्टर आएंगे उस सब में फोर्स का एक्सटेंसिव यूज़ होगा। ऑलराइट, तो ऐसा यूनिट फोर्स हो गई। इसके बाद ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस होते हैं। मैं यहाँ पर जो मेनली जिन फोर्सेस की हम बात करेंगे, हम वैसे तो कई सारे फोर्सेस होते हैं लेकिन ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जैसे पुश और पुल की फॉर्म में हो सकता है, ओके। आपने 10th क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा होगा। 2 चार्जेस होते हैं, दे एक्सर्ट फोर्स ऑन वन अनदर, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। सो रिपल्शन का मतलब होता है देयर इज ए रिपल्सिव फोर्स बिटवीन 2 लाइक चार्जेस एंड देयर इज एन अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन 2 अनलाइक चार्जेस। प्लस माइनस चार्ज एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्शन का फोर्स लगाते हैं और प्लस प्लस या माइनस माइनस चार्ज एक दूसरे के ऊपर रिपल्शन का फोर्स लगाते हैं। इसलिए इसी तरह से मैग्नेटिक पोल्स भी एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। आपने मैग्नेटिज्म के चैप्टर में भी पढ़ा होगा कि अगर एक बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के सामने हम लेके आते हैं तो उनमें रिपल्सिव फोर्स लगता है, और नॉर्थ को साउथ की तरफ लेके आते हैं तो उनमें अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। तो फोर्स बेसिकली करता क्या है, फोर्स चेंजेस द पोजीशन और ट्राइज टू चेंज द पोजीशन। आप मान लीजिएगा सपोज देयर इज ए कार स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, इफ़ यू पुश, 10 आदमी मिलके अगर उसको धक्का दे रहे हैं तो वो चलने लगती है, तो फोर्स लगाने से उसके अंदर में मोशन आ जाता है। सो मेनली जो मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा इस चैप्टर में और आगे वाले चैप्टर में, वो 2 तरह के फोर्सेस होंगे, कॉन्टैक्ट फोर्सेस और दूसरे होते हैं फील्ड फोर्सेस। इसकी ये 2 कैटेगरी होती हैं फोर्सेस की। These are the 2 categories of forces, contact forces and field forces. Contact forces में क्या होता है कि bodies are brought in contact। जैसे यहाँ पर हम इस ब्लॉक को फोर्स लगा के पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, बिकॉज जो फोर्स लगाने वाली एजेंसी है, जो एजेंट फोर्स लगा रहा है, वो इसको कॉन्टैक्ट में लेके आया है। दोनों बॉडीज में कॉन्टैक्ट है, ठीक है। इसी तरह से क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा बोयेंट फोर्स। अगर कोई बॉडी लिक्विड में है तो लिक्विड उस पर ऊपर की तरफ अपथ्रस्ट बोयेंट फोर्स लगाता है, तो वो हो गया कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स का दूसरा एग्जाम्पल हो गया फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में क्या होता है, देयर इज ए फोर्स बिटवीन 2 सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। एंड फील्ड फोर्सेस क्या होते हैं, फील्ड फोर्सेस होते हैं जो डिस्टेंस से लगते हैं। जैसे मान लीजिएगा मैं इसको ड्रॉप करता हूँ, इफ़ इट इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट देन इट इज़ फॉलिंग टू द ग्राउंड, इट इज़ फॉलिंग टू द ग्राउंड। सो इसको छोड़ने से ग्राउंड की तरफ क्यों आ रही है, ग्राउंड की तरफ, या बॉल को आप ऊपर फेंकते हैं वो नीचे क्यों आ जाती है, क्योंकि अर्थ अट्रैक्ट्स द बॉडी विद फोर्स विच इज़ कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट पर, ऑन ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट अर्थ एक अट्रैक्शन का फोर्स लगाती है, तो ये दूर से लगाती है, तो इस तरह के फोर्सेस को बोलते हैं फील्ड फोर्सेस। इसी तरह से एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूसरी मैग्नेट के साउथ पोल को डिस्टेंस से, दूर से ही अट्रैक्ट कर लेता है, तो इनको बोलते हैं फील्ड फोर्सेस। जो फोर्सेस डिस्टेंस से लगते हैं और उनमें बॉडीज को कॉन्टैक्ट करने की जरूरत नहीं होती, उनको बोलते हैं फील्ड फोर्सेस। Okay, so you have understood I think the meaning of force. So force is basically an external effect. और एक और इम्पॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर फील्ड फोर्सेस की, एक्सटर्नल फोर्सेस की बात करने वाले हैं। इस बॉडी के अंदर भी कुछ कुछ पार्टिकल्स होंगे जो एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे होंगे, उसकी बात हम नहीं करेंगे बिकॉज ये पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। सो एक्सटर्नल जो बाहर से बॉडी के ऊपर लगे और अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करे, दैट इज कॉल्ड द एक्सटर्नल फोर्स। थ्रूआउट द कोर्स इन क्लास 11th और इन 12th वी विल टॉक अबाउट द एक्सटर्नल फोर्सेस। ऑलराइट, सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इन द चैप्टर इज
द नेक्स्ट थिंग इन द चैप्टर इज द इनर्शिया। मैं यहाँ पर इनर्शिया की प्रॉपर्टी को आपको बता देता हूँ। दिस इज नॉट इन द सिलेबस, बेसिकली वेरी स्मॉल inertia. I am telling you this is basically not in the syllabus, but simple you can understand the meaning of this inertia. Inertia basically what is the inertia? If there is a body which is at rest or in motion, then it cannot change its position. Suppose this is a body placed on the horizontal surface, mass is m, पोजीशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी चेंज। इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं हो सकता जब तक कि इस पर कोई फोर्स ना लगे। ओके, जब तक कि इस पर कोई फोर्स ना लगे। सो दिस इज कॉल्ड द इनर्शिया। इनर्शिया इज बेसिकली द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच it has a tendency to oppose the change in its position, or it has a tendency to remain in its present position. So inertia is basically the due to mass. मास की वजह से होता है। आपने देखा होगा, कोई मान लो सपोज यू स्टार्ट रनिंग ऑन द ग्राउंड, so after some time you have a tendency to reduce to stop your motion। मतलब कुछ टाइम के बाद क्या होता है, आप रुकना चाहते हो, तो जितना ज़्यादा बॉडी का मास होगा उतना ही ज़्यादा इनर्शिया होगा। मतलब एक छोटा ऑब्जेक्ट है, एक कार है और एक ट्रक है, तो किसको चलाने के लिए ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत है? ट्रक को चलाने के लिए ऑब्वियसली, तो ट्रक का इनर्शिया ज़्यादा हो गया क्योंकि ट्रक का मास ज़्यादा है। ठीक है, तो ये इनर्शिया हो गया। नाउ वी कम टू द लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन, सो लॉज ऑफ मोशन में एज सच फर्स्ट लॉ इज आल्सो नॉट इन द सिलेबस। केवल यही इस चैप्टर की बिगिनिंग में यही दो टॉपिक डिलीट हुए हैं, इनर्शिया और लॉज ऑफ मोशन। ये स्टेटमेंट मैं आपको बता देता हूँ, 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, फिर आगे चलेंगे। लॉज ऑफ मोशन में फर्स्ट लॉ क्या होता है? फर्स्ट लॉ स्टेटमेंट इज इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट देन इट विल रिमेन एट रेस्ट, इफ ए बॉडी इज इन मोशन देन इट विल रिमेन इन मोशन, if it is moving in a particular direction it will keep on moving in the same direction, it will not change its position of motion or rest unless an external force acts on the body। राइट, मतलब किसी भी बॉडी की पोजीशन में चेंज तब तक नहीं होगा जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। दिस इज न्यूटन फर्स्ट लॉ, दिस इज द मॉडिफिकेशन इन इनर्शिया। गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया जो था, इनर्शिया का जो लॉ था, उसी की मॉडिफाइड फॉर्म है फर्स्ट लॉ। तो हम यहाँ पर जो स्टार्ट करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसका पूरे चैप्टर में यूज़ होगा, वो हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। और यहाँ से हमारा जो मेन सिलेबस है वो स्टार्ट होता है, दैट इज न्यूटन्स second law, Newton's second law of motion। So before starting Newton's second law of motion, I should tell you about the linear momentum। Linear momentum, okay, because it talks about the linear momentum and force। So what is linear momentum, students? When a body exert force, okay, so the value of force depend on the two factors, mass and velocity, right? Suppose there is a car and there is a truck, so these two moving bodies hit another body, so किस में ज़्यादा फोर्स लगेगा? ट्रक में ज़्यादा फोर्स लगेगा। अगर कार किसी से टकराती है और ट्रक किसी से टकराता है तो ट्रक ज़्यादा फोर्स लगाएगा क्योंकि ट्रक का मास ज़्यादा है। ये तो एक एग्जांपल हो गया इन टर्म्स ऑफ मास। ठीक है, मतलब फोर्स किस पे डिपेंड करता है? मास पे। अगर मान लो एक स्टोन है, हैवी स्टोन, आप शीशे में मारते हो, पत्थर मारते हो शीशे में, और एक बुलेट है, बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द गन, तो कौन ज़्यादा फोर्स लगाएगा? बुलेट ज़्यादा फोर्स लगाएगी क्योंकि बुलेट की जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा है। तो मतलब क्या होता है कि कोई भी बॉडी का जो फोर्स लगता है वो उसके मास और वेलोसिटी, दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो मास और वेलोसिटी का जो कंबाइंड इफेक्ट है, इसको हम बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। सो लीनियर मोमेंटम इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच इज द कंबाइंड इफेक्ट, विच इज द combined effect of mass and velocity। linear momentum
is a combined effect of mass and velocity and defined as the product of mass and velocity. Students, I have already sent you the notes of this chapter. You please read, everything is written in the detail. I am explaining those things here. तो क्या होता है मोमेंटम, मास और वेलोसिटी का कंबाइंड इफेक्ट होता है और इसका सिंबल होता है P. इट इज़ ए वेक्टर, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, ओके और इसका फॉर्मूला हो गया P वेक्टर इज इक्वल टू mv वेक्टर. सो दिस इज द फॉर्मूला. सो वेलोसिटी, v इज द वेलोसिटी, m इज द मास, p इज द लीनियर मोमेंटम, p इज इक्वल टू mv वेक्टर. वी आर यूजिंग द वेक्टर नोटेशन और इसका जो डायरेक्शन होगा वो वही होगा जो वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन वही होती है जो वेलोसिटी वेक्टर की होती है. तो P इज इक्वल टू एम वी और सिंपली हम इसको ऐसे भी लिख लेते हैं P इज इक्वल टू एम वी. P इज इक्वल टू एम वी. सो वी आर डिस्कसिंग लीनियर मोमेंटम हियर. अब यहाँ पर मैंने वेक्टर नहीं लगाया, तो अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन में चल रही है और उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा तो हम यहाँ पर विदाउट वेक्टर भी लिख सकते हैं. बट आई शुड सजेस्ट यू, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि हमेशा अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको वेक्टर मोड में ही आपको लिखना है. तो यहाँ से इसका ऐसा यूनिट क्या आ जाएगा, मास का क्या होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी लिख सकते हैं mL_t-1. दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लीनियर मोमेंटम. ओके, सो यहाँ पर एक मोमेंटम का इंट्रोडक्शन हो गया. अब हम आते हैं अपने न्यूटन सेकेंड लॉ पे. व्हाट इज न्यूटन सेकेंड लॉ स्टूडेंट्स, प्लीज अंडरस्टैंड. अगर किसी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगती है तो वो जो एक्सटर्नल फोर्स होती है दैट इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. सी हाउ, सपोज ए फोर्स इज अप्लाइड, तो फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा, वेलोसिटी चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होने से मोमेंटम चेंज होगा. व्हाट द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन सेज, इट स्टेट्स दैट एक्सटर्नल फोर्स, it states that external force applied on a body is equal to the rate of change of momentum. It states that external force applied on a body is equal to the rate of change of momentum. So suppose F is the external force applied, initial momentum is P1 and it changes from P1 to P2. Okay, I am using the vector notation. Please remember students, जो भी वेक्टर क्वांटिटी होगी उसको वेक्टरली ट्रीट किया जाएगा. और ये हम वेक्टर अलजेब्रा में पिछले चैप्टर में वेक्टर को डिस्कस कर चुके हैं, चाहे तो आप एक बार रिवाइज कर लें. सो P1 से P2 मोमेंटम चेंज हो गया, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया, P2 माइनस P1. सपोज ये टाइम लगा डेल्टा टी टाइम में मोमेंटम डिवाइडेड बाय डेल्टा टी. मतलब क्या है कि पहले सपोज कोई बॉडी P1 मोमेंटम से मूव कर रही थी, बॉडी का इनिशियल मोमेंटम P1 था, डेल्टा टी टाइम के बाद मोमेंटम P2 हो गया, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, P2 माइनस P1. ठीक है, सो P2 माइनस P1 कितने टाइम में हुआ, डेल्टा टी टाइम में चेंज इन मोमेंटम डेल्टा P, तो यूनिट टाइम में कितना हो जाएगा, डेल्टा P बाई डेल्टा टी. राइट, सो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, F वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा टी, और इट कैन आल्सो बी रिटन एज dP बाई. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ Newton's second law of motion, F is equal to dP by dt. So I can also write this F is equal to delta P by delta t. और डेल्टा P का मतलब क्या होता है, डेल्टा P का मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन डेल्टा टी. एंड सपोज बॉडी का मास m है, इनिशियल वेलोसिटी u है, इनिशियल वेलोसिटी u है, और डेल्टा टी टाइम में वेलोसिटी चेंज हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू v. सो ये कितना हो गया, mv माइनस mu अपॉन डेल्टा टी. सो f वेक्टर इज इक्वल टू m इंटू v माइनस u अपॉन डेल्टा टी. सो what is this v minus u upon t? This v minus u is change in velocity upon delta t. So f vector is equal to
m डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। व्हाट इज दिस डेल्टा v अपॉन डेल्टा t? ये तो आपको पता ही है, ये तो क्या है अपना रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये क्या होता है? ये हमारा एक्सेलरेशन होता है ma। तो इस तरह से एक और फॉर्मूला आ गया हमारा कि F इज इक्वल टू ma, मतलब जो फोर्स होता है टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू ma। ये आपको ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि ma इज नॉट द फोर्स। जो किसी बॉडी पर फोर्स लग रहा होगा, सपोज देयर इज अ बॉडी ऑफ मास m एंड मूविंग विद एक्सेलरेशन a, तो उस पर जितने भी फोर्सेस लग रहे होंगे वो टोटल मिला के नेट फोर्स F इज इक्वल टू ma हो जाएगा। दिस ma इज नॉट द फोर्स। प्लीज अंडरस्टैंड, दोबारा फिर बता रहा हूँ। मान लो एक कोई पर्स पड़ा हुआ है, ठीक है, कोई पर्स पड़ा हुआ है और इसको एक F1 फोर्स इधर लग रहा है, F2 फोर्स इधर लग रहा है, और अगर मान लो ये 10 न्यूटन का है और ये कितने न्यूटन का है? 50 न्यूटन का है, और इसका मास 2 किलोग्राम है। मान लो 2, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बता रहे हैं, आगे इसका यूज़ होगा, आप ध्यान से सुने। ये 2 किलोग्राम की कोई बॉडी है, इस पर 10 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है राइट में और 50 न्यूटन का फोर्स लेफ्ट में लग रहा है, तो ये किधर जाएगी? अगर इस ऑब्जेक्ट को 10 आदमी इधर खींचेंगे, 50 आदमी इधर खींचेंगे, तो ये तो इधर ही ना जाएगा, तो ये इधर जाएगा। तो इस पर ये टोटल फोर्स कितना हो गया? इस पर टोटल फोर्स हो गया 40 न्यूटन का, क्योंकि वेक्टर को हमने माइनस कर दिया, 50 इधर है और 10 इधर है, तो नेट इधर कितना हो गया? 40। इस 40 की वैल्यू ma के बराबर होगी। तो ये जो 40 न्यूटन का जो टोटल फोर्स है वो ma के बराबर होगा, और m की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू a, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अभी फिर ध्यान से सुनो, ma इज नॉट द फोर्स। मैं जो बताना चाह रहा हूँ आपको, ये बताना चाह रहा हूँ कि जो ma है दिस इज नॉट द फोर्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ ऑल द फोर्सेस। मतलब क्या? सिंपल सा एग्जाम्पल समझो। सपोज कोई चाइनीज़ समोसा है, तो चाइनीज़ समोसा कितने रुपए का मिलता है? 12 रुपये का। एक चाइनीज़ समोसा 12 रुपये का मिलता है। तो अब चाइनीज़ समोसा 12 रुपये का मिलता है, तो इसका मतलब ये है कि एक चाइनीज़ समोसे की जो कॉस्ट है वो 12 रुपये है, या चाइनीज़ पैटीज़ हैं। चाइनीज़ पैटीज़ तो 12 रुपये नहीं है। अगर चाइनीज़ पैटीज़ 12 रुपये हो जाएं तो हम क्या करेंगे? चाइनीज़ पैटीज़ की जगह 12 रुपये थोड़ी ना खा जाएंगे, चाइनीज़ पैटीज़ की ही खाएंगे। ओके, या मान लो जैसे 2 किलोग्राम अमरूद है, 2 किलोग्राम अमरूद है, 2 kg अमरूद है, ठीक है, और इधर हमने 2 किलोग्राम का वेट रख दिया। सो 2 किलोग्राम वेट इज इक्वल टू 2 किलोग्राम अमरूद। ऐसा तो नहीं है कि 2 किलोग्राम वेट 2 किलोग्राम अमरूद है तो हम अमरूद की जगह वेट ही खा जाएं। बात समझ रहे हैं? तो ऐसी इसीलिए क्या होता है, जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनकी वैल्यू ma के बराबर होएगी, ma कभी फोर्स नहीं होगा। तो आगे आप इसको और अच्छे से समझेंगे जब हम इस F इज इक्वल टू ma का एक्सटेंसिव यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये F इज इक्वल टू ma, F ये एक्चुअल में दिस इज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, और ये आपने क्लास 9 में भी पढ़ा है। F इज इक्वल टू ma फोर्स की इक्वेशन होती है। ये मैथमेटिकल इक्वेशन है, फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है फोर्स का। फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है, फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ linear momentum. Okay student, so you revise this only. In the next class we will do some questions and continue. Okay, thank you and thank you so much.